हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के बारे में। आज की क्लास सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनकी फैमिली के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए और हर किसी के लिए है। अगर हम हार्ट डिसीज़ की बात करते हैं तो आज से 15-20 साल पहले ये एक एज रिलेटेड डिसीज़ हुआ करती थी कि 50 के बाद, 55, 60 के बाद हार्ट डिसीज़ होती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि इवन 20+ जो बच्चे हैं उनको भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो जा रही है विद इन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेल क्या है। एक्चुअली न्यूज़पेपर में तीनों नाम लिखे हुए आते हैं, लेकिन ये अलग अलग डिसीज़ हैं, इनके सिम्टम्स अलग हैं और किसी में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है मृत्यु दर। तो समझेंगे आज इनके बारे में कि ये क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो आज हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और CPR के बारे में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हम इनके बारे में देंगे और साथ ही साथ एक लाइफ सेविंग टेक्निक जिसको हम बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आज CPR आना हर किसी के लिए नेसेसरी है। जैसे कि हम ड्राइविंग करना या स्विमिंग करना, ठीक वैसे ही CPR है जो कि एक लाइफ सेविंग टेक्निक होती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी आना ज़रूरी है। बाद में एक डिफरेंट डिटेल्ड क्लास लेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आज भी देंगे। तो हार्ट, ये सारी जो बीमारियां हैं वो हार्ट डिसीज़ हैं। तो हार्ट डिसीज़ पढ़ने के पहले, समझने के पहले हमको हार्ट के बारे में समझना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे एनाटमी यानी कि स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा क्या है और उसकी फिजियोलॉजी यानी कि वो काम किस तरीके से करता है। तो ब्लड वेसल्स यानी जिनको हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं, ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन। आर्टरी जिसको आप धमनी के नाम से भी जानते हैं, वेन जिसको आप शिरा के नाम से भी जानते हैं। आर्टरी में प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त की परिभाषा बस यही है कि अगर वो O2 मिक्स ब्लड है तो वो प्योर ब्लड है, और CO2 मिक्स, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अगर मिक्स है तो वो इम्प्योर ब्लड कहलाता है। तो आर्टरी में प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और वेन में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो होता है। जब भी आप कोई भी मेडिकल बुक्स देखेंगे या इनके बारे में पढ़ेंगे तो जो रेड कलर से ब्लड वेसल्स दिखाई जाती हैं या शो होती हैं वो आर्टरी होती हैं, और ब्लू कलर से जो दिखाई जाती हैं वो वेन होती हैं। फिर से बता देते हैं, आर्टरी में प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड या हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड फ्लो होता है। इन आर्टरी और वेन को एनास्टेमोसिस या जोड़ने वाली कुछ एकदम पतली वेसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कैपिलरी। तो हार्ट के फंक्शन को समझने के पहले हम एक वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई कॉलोनी है, कोई शहर है, तो वहाँ पर हमको वाटर सप्लाई करना ज़रूरी है। एक सोर्स है जहाँ से वाटर या पानी आता है, एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है जहाँ पर उस पानी को ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो भी उसकी अशुद्धियाँ हैं वो हटाई जाती हैं। फिर उस पानी को घरों में भेज दिया जाता है, घर में उस पानी का यूज़ होता है। फिर एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, एक जैसे हम बोलते हैं कि वाटर सप्लाई लाइन होती है और एक ड्रेनेज लाइन होती है। वाटर सप्लाई लाइन मतलब कि उस लाइन, वो लाइन जहाँ से पानी आपके घरों में आता है, आप उसको यूज़ करते हैं, और जब यूज़ करने के बाद वो पानी वेस्ट हो जाता है तो जो वेस्ट फ्लूइड है या वाटर है उसको ड्रेनेज या नाली के थ्रू वो कहीं जाके स्टोर होता है। सोर्स फिर उसको ट्रीट करते हैं यानी उसकी अशुद्धियाँ हटाते हैं और फिर उसको रीयूज़ करते हैं। ये एक सिस्टम चलता रहता है, ये वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है।
अभी हमने वाटर सप्लाई जो सिस्टम है उसके बारे में बात की। हार्ट का सेम काम है। हार्ट में पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है, इम्प्योर मतलब CO2 मिक्स जो ब्लड है वो हार्ट में आता है। हार्ट से फिर जैसे आपने अभी सिस्टम में देखा था, वाटर सप्लाई सिस्टम में, कि एक ट्रीटमेंट प्लांट था। ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पर इम्प्योर वाटर को प्योर किया जा रहा है, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हटाई जा रही थी, मतलब यूज़ लायक उसको बनाया जा रहा था और घरों में भेजा जा रहा था। ठीक वैसे ही इम्प्योर ब्लड, पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है। हार्ट से वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है, हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ पे जाता है। फेफड़े में या हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पर गैस एक्सचेंज प्रोग्राम होता है या सिस्टम होता है। गैस एक्सचेंज सिस्टम में क्या होगा, जो इम्प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स में गया है या जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड लंग्स में गया है, वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाएगी और O2 मिला ली जाएगी। जब आप सांस लेते हैं तो O2 लेते हैं, O2 ब्लड में मिक्स होगी, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, तो वो वहीं से आती है। जो इम्प्योर ब्लड की CO2 है वो लंग्स रिमूव करके फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। अब लंग्स में वो ब्लड प्योर हो गया, लंग्स से फिर से वही ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से फिर पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। तो ठीक जैसे एक शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम था, वैसे ही हमारे शरीर में एक ब्लड सप्लाई सिस्टम है जो कि हार्ट और लंग्स मिलकर बनाते हैं। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कुछ ब्लू वेसल्स हैं, कुछ रेड वेसल्स हैं। तो ये ब्लू वेसल्स वही हैं जो कि इम्प्योर ब्लड ला रही थी और रेड वेसल वही हैं जो कि प्योर ब्लड ले जा रही हैं। तो अब हम हार्ट को ओपन कर लेते हैं। हार्ट को ओपन करने पर हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। अब ये जो 4 चैम्बर हैं ये राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे कि आप अगर अपनी नोज़ के बारे में बात करें तो राइट नोस्ट्रल है और लेफ्ट नोस्ट्रल है, इन दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है या एक वॉल होती है जो कि लेफ्ट और राइट को डिवाइड करती है। ठीक वैसे ही हार्ट में भी एक सेप्टम होता है जो कि राइट साइड हार्ट और लेफ्ट साइड हार्ट को डिवाइड करता है। ध्यान दीजिए इसमें भी ब्लू और रेड कलर का यूज़ हुआ है। ब्लू CO2 मिक्स ब्लड है और रेड O2 मिक्स ब्लड के एरिया को दिखाता है। तो राइट एट्रियम देखिए आप, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बीच में राइट एट्रियम, पूरी बॉडी से CO2 मिक्स ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के पीछे देखिए दो ब्लू कलर का जो पाइप नीचे से भी एक आ रहा है, एक ऊपर से भी आ रहा है, ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा है। अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और लोअर बॉडी से इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू CO2 मिक्स ब्लड या इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। अब थोड़ा और डिटेल समझ लेते हैं। ये देखिए ये सुपीरियर वेना केवा है। अपर बॉडी से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम में। ठीक वैसे ही इन्फीरियर वेना केवा, इधर से ब्लड जा रहा है राइट एट्रियम में। उसके बाद ये जो वॉल्व है, एट्रियम से एक एरो दिख रहा है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, सॉरी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम AV वॉल्व यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में होता है इसलिए इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी
आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी इसलिए वो ध्यान जोर दे रहा हूँ मैं क्योंकि आर्टरी में प्योर ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेकर लंग्स में जा रही है, ये इधर पे राइट लंग्स और सॉरी हाँ राइट लंग और ये लेफ्ट लंग में चली जाती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड चला गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद पल्मोनरी वेन्स, ये देखिए पल्मोनरी वेन है इधर पे और यहाँ पे भी पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है इसको माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। कुछ कुछ डिसीज़ में वॉल्व भी रिप्लेस होते हैं, वॉल्व ख़राब हो जाते हैं जब, तो ये माइट्रल वॉल्व है। माइट्रल वॉल्व के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वॉल्व, यहाँ से ब्लड जाता है एओर्टा में और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे हार्ट का फिजियोलॉजी है, ये हम बोल सकते हैं कार्डियक साइकिल है, इसको हम कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं। ये जो ब्लड आया लेफ्ट राइट साइड में, राइट साइड से फिर ये लंग्स में गया, लंग्स से फिर लेफ्ट साइड में आया, फिर उधर से पूरी बॉडी को सप्लाई हो गया, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और ये सिर्फ 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, 8 सेकेंड भी नहीं, 0.8 सेकेंड में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं हार्ट की लेयर्स के बारे में। तो ये तरबूज जैसा हार्ट आपको दिख रहा है, उसमें से एक पीस हमने काट के अलग कर लिया है, जिसमें आप देखेंगे इसकी लेयर्स को। सबसे जो आउटर लेयर है इसको एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एपिकार्डियम है और इसी को पेरिकार्डियम भी बोला जाता है। उसके नीचे मायोकार्डियम, ये मस्कुलर लेयर होती है, और उसके नीचे एंडोकार्डियम, ये थिन इनर लेयर होती है। तो ये 3 लेयर्स हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जो हार्ट की मसल होती है इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। एक्चुअली जो मसल्स होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक जो शब्द है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है, सिनोनिम समझ लीजिए आप इसको। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं ये फटीग नहीं होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कार्डियक, जो हमारी स्केलेटल मसल है इसमें फटीग एक प्रॉपर्टी होती है। फटीग मतलब थकना, आप दौड़ेंगे चलेंगे फिरेंगे तो एक समय बाद आप थक जाते हैं, एक लिमिट के बाद। लेकिन आप सोचिए कि हार्ट जन्म लेने के पहले से ही काम कर रहा है और जब डेथ होती है तभी वो रुकता है। भले हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हार्ट अपना काम करता रहता है। हार्ट की जो मसल्स है वो अपना काम करती रहती है, तो इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है अदर मसल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमने एक वाटर सप्लाई सिस्टम समझा था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के बारे में। ये भी ज़रूरी है हार्ट के बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, ए एक पावर प्लांट है, बी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो रही है, बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है। उधर से कुछ वायर्स के थ्रू ट्रांसफार्मर, फिर टावर, फिर ट्रांसमिशन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर्स, और उसके बाद हमारे घर पे आती है बिजली, जहाँ पे हम उसका यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम समझ लिया। तो अब हम बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट को भी काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करना और फिर पंप करना लंग्स में या पूरी बॉडी में, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो अब कंडक्शन सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखिए ऐसे नोड लिखा हुआ है। ऐसे नोड हार्ट का पावर हाउस होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बनती है।
ऐसे नोड से फिर देखिए उसके नीचे इंटरनोडल पाथवे और उसके नीचे लिखा है एवी नोड। तो ऐसे नोड से इंटरनोडल पाथवे के थ्रू या इंटरनोडल फाइबर्स भी बोलते हैं इनको, इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू एवी नोड तक इलेक्ट्रिसिटी आती है। वहाँ से फिर ये इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स बंडल ऑफ हिस के थ्रू होते हुए पुरकिंजे फाइबर्स, जो नीचे जो वेंट्रिकल एरिया आपको दिख रहा है, जो नीचे के दो चैम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं और ये इम्पल्स इन पुरकिंजे फाइबर के थ्रू ये मसल्स है इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि एक जैसे बलून है, बलून में हमने पानी भरा और उसको पिचका दिया तो पानी ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक वही काम यहाँ पे हो रहा है वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो ब्लड इसमें फिल है, ये राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वहाँ का ब्लड चला गया है लंग्स में और लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वहाँ का ब्लड चला जाता है पूरे बॉडी में। अब बात करते हैं हार्ट साउंड के बारे में। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके हार्ट से एक साउंड क्रिएट होता है, लव डब इस प्रकार का एक रिदम में हार्ट साउंड आता है। हार्ट साउंड 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड क्लियरली ऑडिबल होता है, जो हमको क्लियरली सुनाई पड़ता है। अब ये हार्ट साउंड कहाँ से आता है या कैसे क्रिएट होता है? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है। अब ये राइट और लेफ्ट के 2 चैम्बर है, इनके बीच में वॉल्व है। राइट साइड के चैम्बर के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है और लेफ्ट साइड के चैम्बर के बीच में माइट्रल वॉल्व है। ये ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में सिचुएटेड है। ये दोनों वॉल्व एक साथ बंद होते हैं, दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एक साथ बंद होते हैं, तब फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर हमने ध्यान दिया कि जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स से ब्लड लंग्स में या पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी है जहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व है, और लेफ्ट साइड में एरोटा है जिससे पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, वहाँ पर एक एरोटिक वॉल्व है। तो ये पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व ये एक साथ जब बंद होते हैं तब सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व को हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, एट्रियम वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व सिचुएटेड है वो कहलाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जो वॉल्व सिचुएटेड है उसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। इनके क्लोज होने पर हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी के बारे में। जब भी आपके घर में कोई फंक्शन है या आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पे आपको लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो सबसे सही नियम ये होता है कि सबसे पहले आप खुद ही खा लो। वो इसलिए ताकि आप में एक एनर्जी बनी रहे, आप थके ना, और जितने भी गेस्ट आपके यहाँ पे आए हुए हैं आप उनको आराम से खिलाते रहें लास्ट तक बिना थके हुए, नहीं तो आप बीच में थक जाएंगे। वही सिस्टम यूज़ होता है हार्ट में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है, तो एरोटा के शुरुआत में ही सबसे पहले 2 ब्रांच निकलती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। एक्चुअली हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या प्योर ब्लड है सबसे पहले हार्ट को सप्लाई करता है। हार्ट में आपने देखा था 3 लेयर है, जिसमें मिडिल लेयर है मायोकार्डियम, मस्कुलर लेयर है। मायो जो शब्द है वो मसल्स के लिए यूज़ होता है, तो मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर है हार्ट की। तो ये राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अलग अलग एरिया के, हार्ट के अलग अलग एरिया में ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। कार्डियक साइकिल जिसमें ब्लड हमारे हार्ट के थ्रू फ्लो होता है, इसमें 2 फेज होते हैं, एक होता है डायस्टोल, दूसरा होता है सिस्टोल। डायस्टोल रिलैक्सिंग पीरियड है। रिलैक्सिंग पीरियड मतलब
वॉल्व खोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व खोलते हैं और एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करती है। सेकंड जो फेज़ है वो होता है सिस्टोल। इसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और जो वेंट्रिकल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये पिचकते हैं और वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वॉल्व ओपन होने के साथ ये ब्लड लंग्स में और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये पीरियड कहलाता है सिस्टोल। अब जब कभी भी आपने ब्लड प्रेशर चेक कराया होगा तो वहाँ पे आपको बताते होंगे कि डायस्टोलिक प्रेशर इतना है या सिस्टोलिक इतना है। सिस्टोलिक होता है अपर का, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। अब ये जो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेफ़्ट साइड से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। बॉडी में सप्लाई होता है कैसे? ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, जो हमने शुरू में देखी थी। तो यहाँ से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड पंप होगा और पूरी ब्लड वेसल्स, पूरी आर्टरीज, शरीर की सारी आर्टरीज में जाएगा तो वहाँ पर भी प्रेशर बढ़ता है, तो वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर है डायस्टोलिक, जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। तो इसलिए जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे तो सिस्टोलिक अपर वाला और डायस्टोलिक लोअर वाला। जैसे अगर 120/80 है तो उसको सिस्टोलिक हम बोलेंगे 120 है और डायस्टोलिक 80 है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली है। अभी हम थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। ये हार्ट है बीच में, राइट लंग, लेफ्ट लंग, और अच्छे से देख लेते हैं। हार्ट से जो हमारी आर्टरीज और वेन्स निकली हुई हैं, इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा भी क्लियर दिख रही है। नेक से देखिए वेन आई हुई है, फिर हमारे शोल्डर है, हमारे आर्म्स के थ्रू भी वेन आई हुई है, ये सुपीरियर वेना केवा में मिल रही है। उसके बाद नीचे देखेंगे इन्फीरियर वेना केवा जो ब्लू कलर से दिख रही है। यहाँ से लोअर बॉडी से ब्लड या इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट में आता है। फिर वैसे ही देखिए आपकी जो आर्च ऑफ आयोटा है, इधर से भी रेड कलर की वेसल्स हमारे नेक के थ्रू हेड में जा रही है और शोल्डर के थ्रू हमारे आर्म्स में जा रही है, साथ ही साथ नीचे भी जा रही है। तो ऐसे ब्लड हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से वापस जाता है। और लंग्स में देखेंगे आप, लंग्स में भी कितने आर्टरीज और वेन हैं। राइट साइड से ब्लड पंप होकर हमारे लंग्स में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, और पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ब्लड हार्ट में आता है। तो हमने हार्ट की बेसिक फंक्शनिंग या स्ट्रक्चर समझ लिया है, या जो टर्म्स थी उनको समझ लिया है। अब हम कॉमन हार्ट डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं जिनके बारे में भी हम समझने वाले हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, या जिसको हम एमआई भी बोलते हैं। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, जिसको सीसीएफ कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या सीएचएफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। कार्डियक अरेस्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है मायोकार्डियम को, वो आर्टरी कोरोनरी आर्टरी है। राइट और लेफ्ट हमने देखी थी। अब हार्ट में होता क्या है, ये हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें प्लेक डिपोजिशन होता है। प्लेक डिपोजिशन जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने कभी सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट में थक्का जम रहा है या ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, ये वही कंडीशन होती है। इसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। इसमें होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो उसका ल्यूमन होता है, जैसे एक पाइप है उसके अंदर का जो एरिया है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 इंची पाइप, आधा इंची पाइप, 2 इंची पाइप आता है, उनके अंदर का एरिया जहाँ से पानी फ्लो होना है वो एरिया जो है वो ल्यूमन कहलाता है। तो वैसे ही हमारी जो आर्टरी है इनके अंदर का जो ल्यूमन है उनके उसमें कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे प्लेक डिपोजिशन या जो फैट है वो डिपॉजिट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होता जाता है, वो कम होता जाता है। अब ये ऐसा नहीं कि एक दिन, एक महीना, एक हफ्ते में, एक साल में हो जाएगा, ये काफ़ी सालों की मेहनत होती है तब ये बीमारी हम जनरेट कर पाते हैं। लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, फूड पैटर्न हमारा अच्छा नहीं है,
स्ट्रेस बहुत है, तो तब ये स्लोली डेवलप होता है। तो ये बीमारी जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहलाती है। अब इसका जो कॉमन सिम्टम क्या है, कॉमन सिम्टम होता है इसमें एंजाइना पेक्टोरिस, या जिसको हम चेस्ट पेन भी बोलते हैं। अब चेस्ट पेन तो आपको चेस्ट में चोट लग गई तब भी होगा, किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल होता है तब भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन उस चेस्ट पेन को हम एंजाइना पेक्टोरिस नहीं बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस तब वो एक स्पेसिफिक चेस्ट पेन है, स्पेसिफिक सीने का दर्द है जो कोरोनरी आर्टरी के नैरो होने की वजह से, कोरोनरी आर्टरी में प्लेक डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। यानी पहले 100% फ्लो हो रहा था, प्लेक डिपोजिशन हुआ तो फिर 80% हुआ, 70% हुआ, 60% हुआ, 50% हुआ, 40% हुआ, इतना परसेंट ही ब्लड फ्लो उसमें से हो पा रहा है। ब्लड फ्लो कम हो पाता है तो ऑक्सीजन भी कम पहुंच पाती है, तो उसकी वजह से जो चेस्ट पेन होता है उसको एंजाइना पेन कहा जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ये एक सबसे कॉमन सिम्टम है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का पता लगाने के लिए क्या किया जाए, तो हम कराते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मतलब क्या होता है? एंजियोग्राफी इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर यूज टू विजुलाइज ब्लड फ्लो विद इन द बॉडी। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि ब्लड फ्लो विजुलाइज करने में हमारी हेल्प करता है कि किसी पर्टिकुलर आर्टरी में ब्लड फ्लो कैसा है। अब ये एंजियोग्राफी सेरेब्रल एंजियोग्राफी भी होती है, मतलब जो हमारे ब्रेन की आर्टरी है उसको भी चेक करते हैं। कोरोनरी आर्टरी को चेक करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी, लेकिन सबसे कॉमन प्रोसीजर है ये, तो इसलिए इसको लोग एंजियोग्राफी के नाम से कॉमनली जानते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब समझते हैं एंजियोग्राफी प्रोसीजर होता क्या है। तो एंजियोग्राफी में आप पहले लेफ्ट साइड वाला डायग्राम देखिए, नीचे जो पेल्विस एरिया है, पेल्विस हमारे कमर के नीचे वाला जो एरिया है, वहाँ पे देखेंगे आप एक सर्कल बना हुआ है और एक ट्यूब इंसर्टेड है। ये फीमोरल आर्टरी है और एक कैथेटर इस फीमोरल आर्टरी से इंसर्ट करते हैं। ये जैसे आप हाथ में भी देखेंगे दो सर्कल बने हुए हैं, ये साइट है जहाँ से कैथेटर इंसर्ट किया जा सकता है कॉमनली, लेकिन सबसे कॉमन हम फीमोरल आर्टरी से इंसर्ट करते हैं। फीमोरल आर्टरी से इंसर्ट करते हैं और ये ऊपर जाता है। अब देखिए अब राइट साइड वाला डायग्राम, ऊपर जाके आर्च ऑफ अयोर्टा है, वहाँ से फिर कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। जहाँ पर प्लेक डिपोजिशन है उसको विजुलाइज किया जाता है। ये प्रोसीजर एंजियोग्राफी कहलाता है कि कैथेटर उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके एग्जामिन कर लेता है, विजुलाइज कर लेता है, पता लगा लेता है कि कितना परसेंटेज ब्लॉक है। ये प्रोसीजर एंजियोग्राफी है। अब हम बात करते हैं एंजियोप्लास्टी के बारे में। कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस किया है, साथ ही साथ एंजियोप्लास्टी के लिए भी एडवाइस किया हुआ है कि एक ही साथ हो जाएगा। तो ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। ये एक टेक्निक है जिससे हम नैरो या जो ब्लॉक आर्टरी है उसको दोबारा रीओपन करते हैं। अब इसमें दो टाइप है, एक बलून एंजियोप्लास्टी होती है और एक स्टेंट प्लेसमेंट होता है। बलून एंजियोप्लास्टी क्या होता है? कैथेटर के थ्रू एक डिफ्लेटेड बलून, पिचका हुआ बलून इंसर्ट करते हैं जो कैथेटर के हेड पर होता है, टिप पर होता है। जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ पर वो बलून उसको इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं और वो प्लेक को कंप्रेस कर देता है और वापस निकाल लिया जाता है कैथेटर को। ये जो प्रोसीजर है रेयरली यूज़ होता है। रेयरली क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जब भी एंजियोप्लास्टी करते हैं या जहाँ पर प्लेक डिपोजिशन है तो वहाँ पर स्टेंट प्लेसमेंट किया जाता है। कभी कभी या कुछ ऐसी कंडीशन हैं पर्टिकुलर पेशेंट के साथ में कि स्टेंट प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तब सिर्फ हम बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, नहीं तो वहाँ पर स्टेंट प्लेसमेंट किया जाता है। स्टेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर जो डायग्राम है ये कोरोनरी आर्टरी है, या जहाँ पर भी प्लेक डिपोजिशन है। हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको कोरोनरी आर्टरी ही बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी सबसे ऊपर है, वहाँ पर आप देखिए जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये फैट डिपोजिशन या जो प्लेक है वो है। ये कैथेटर वहाँ तक पहुँच गया है।
डिफ्लेटेड बलून है यानी पिचका हुआ बलून है, और क्लोज स्टेंट है। अब देखेंगे सेकंड डायग्राम। यहाँ पर इन्फ्लेटेड बलून, जो बलून है सबसे अंदर है, उसके ऊपर स्टेंट रहता है, तो हम बलून जैसे ही फुलाते हैं तो वो स्टेंट भी अपनी पोजीशन में आ जाता है, यानी एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड जब हो जाता है तब बलून को डिफ्लेट करके वापस खींच लिया जाता है। सबसे नीचे वाला डायग्राम देखिए, तो वहाँ पर स्टेंट जो है वो प्लेस हो गया है, उसने प्लेग को कंप्रेस कर दिया है, कैथेटर बाहर चला गया है वापस, और जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो गया है या मेंटेन हो गया है। ये होता है एंजियोप्लास्टी या स्टेंट प्लेसमेंट। तो ये हार्ट स्टेंट है, जहाँ जो हमारी कोरोनरी आर्टरी जहाँ पे भी प्लेग डिपोजिशन है, वहाँ पर हम बलून के थ्रू इन्फ्लेट करते हैं, स्टेंट को पोजीशन करते हैं और कैथेटर को वापस निकाल लिया जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज हमने समझ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, या इसी को आप हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को अगर हमने ट्रीट नहीं किया, अगर जो आर्टरी का ब्लॉकेज है वो रिमूव नहीं किया, तो क्या होगा, नेक्स्ट जो डिसीज़ होने वाली है वो है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इन्फाक्शन मायोकार्डियम से लिया गया है। मायोकार्डियम हार्ट की मिडिल लेयर है। इन्फ्रैक्शन मतलब होता है टिश्यू डेथ। अब ये क्यों हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हुआ, नैरो हुआ, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होगी, और जहाँ पर भी वो ब्लड जा रहा था या वो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ब्लड भेज रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ तक वो ब्लड नहीं पहुँचेगा या कम पहुँचेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, उस पर्टिकुलर टिश्यू जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, वो टिश्यू डैमेज होना शुरू होंगे और फिर परमानेंट डैमेज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रैक्शन, या वो टिश्यू डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब ये डायग्राम में देखते हैं, राइट साइड में जो छोटा सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे ब्लॉकेज है आर्टरी में। फिर नीचे देखें, ये मसल डैमेज अलग दिख रहा है, मसल्स का कलर अलग है, और जो जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा था, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पर कलर अलग है। जैसे कभी कभी आपने ध्यान दिया है कि हम कुछ भारी चीज़ या छोटी, मतलब कुछ भारी चीज़ हमारी उंगली के आसपास कहीं लग जाती है, वो जरा सी स्किन दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, तो वहाँ पर वो काला काला पड़ जाता है, लोग बोलते हैं खून मर गया है, काला हो जाता है, वो टिश्यू डेथ ही हो जाती है। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है हार्ट में। मसल डैमेज हो जाती हैं, मसल जो टिश्यूज़ है वो डेड हो जाते हैं, इन्फ्रैक्ट हो जाती है, मायोकार्डियम इन्फ्रैक्ट हो जाती है। ये कंडीशन जो है वो हार्ट अटैक कहलाती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट अटैक। थर्ड जो डिसीज़ है वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो इसके नाम में फेलियर लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। इस कंडीशन में होता क्या है कि हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंप करना। तो ये अपना काम जितना इसको ब्लड पंप करना चाहिए उतना ब्लड ये पंप नहीं कर पाता है, वो कंडीशन हार्ट फेलियर कहलाती है। हार्ट काम कर रहा है लेकिन जितना पंप करना चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इसको पंप करना चाहिए, उतना ये नहीं कर पाता है। ये कंडीशन जो है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर कहलाती है। अब इसमें बहुत वैरायटी, जितने भी मैं आपको ये डिसीज़ बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि आपको बस इनकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। कार्डियक अरेस्ट, या जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने जितनी भी डिसीज़ देखी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट अटैक, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, उनमें मोर्टेलिटी रेट तो है, यानी मृत्यु दर उनकी भी है, लेकिन सही समय पे अगर आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, तो जैसे डायबिटीज़ है,
कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आप अपना जो प्रोटोकॉल है मेडिसिन का वो फॉलो कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो वो साथ में चलता रहता है, कोई इशू नहीं है। तो ठीक वैसे ही अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है अपनी कंडीशन के हिसाब से, प्रोसीजर्स जो भी है एसेंशियल वो करवा लिया है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो उनके साथ आप चल सकते हैं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट, इसका मोर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, यानी कि मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन क्रिएट हुई तो विद इन 2 to 5 मिनट पेशेंट की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, ब्रीदिंग एंड कॉन्शियसनेस, इस कंडीशन में क्या होता है कि एकदम से पेशेंट बेहोश होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, पेशेंट सांस लेना बंद कर देता है और बेहोश हो जाता है। इन कार्डियक अरेस्ट द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग विदाउट प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन, इट कैन रिजल्ट इन द पर्सनस डेथ। यहाँ पर हार्ट बीट करना बंद कर देता है, अगर प्रॉपर इंटरवेंशन तुरंत नहीं किया पेशेंट की डेथ हो जाती है। और इसमें हम एक डिफिब्रिलेटर नाम से मशीन भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली जितने भी आप ये केसेस देख रहे हैं ना कि किसी को चेस्ट में पेन हुआ और तुरंत उसकी डेथ हो गई, ये सब कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन होती है कि हार्ट एकदम से काम करना ही बंद कर दिया। इसीलिए मैंने आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट समझाया है कि ऐसे नोड जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, वहाँ से एवी नोड तक आ रही है, एवी नोड से फिर हमारे हार्ट तक जा रही है, वेंट्रिकल्स तक जा रही है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारा काम जो है इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग है, जो वायरिंग है उसमें डिस्टरबेंस की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। डिफिब्रिलेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप शॉक मशीन के नाम से भी जानते होंगे, शायद आपने कभी टीवी मूवी में देखा होगा कि पेशेंट कोई सांस नहीं लेता है तो उसके चेस्ट पे 2 प्लेट रख के शॉक देते हैं, करंट देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल या जो वायरिंग या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का इशू होता है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आता है। तो दोबारा से वो प्रोड्यूस करने के लिए डिफिब्रिलेटर मशीन जो है उसको यूज़ किया जाता है। जनरली ये हॉस्पिटल में होती है, लेकिन आजकल AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नाम से मशीन होती हैं, छोटी छोटी कॉम्पैक्ट मशीन होती हैं जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन है, मॉल है, वहाँ पर गवर्नमेंट आजकल रखती है, तो वो हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि वो तुरंत देना ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये डिफिब्रिलेटर है, इसमें कुछ करंट, पहले जब हॉस्पिटल में था तो करंट हमको सेट करना पड़ता था। अब आजकल ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, वो अपने हिसाब से रीड करके कितना करंट देना है वो दे देते हैं। डिफिब्रिलेटर जो मशीन होती हैं ये करंट डिलीवर करती हैं और कंडक्शन सिस्टम को रीस्टोर करने का काम करती है। एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है अभी ये अननोन है, नहीं मालूम है, लेकिन ये कंडक्शन सिस्टम को रीस्टोर करने का काम करती है बिजली के झटके से। और इसमें ध्यान देना है कि जब भी पेशेंट को शॉक दिया जाए तो ये जो प्लेट्स है इनमें हम ECG, एक जेल होता है, जब आप सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तब भी आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोकंडक्टिव जेल बोलते हैं। ECG जेल लगाना ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं लगाया, पेशेंट की स्किन पे लगा के शॉक दिया तो पेशेंट की स्किन बर्न हो जाएगी। तो ECG जेल लगाएं, उसके बाद ही शॉक दें, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकंडक्टिव जेल है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है या इम्पल्स है उसको कंडक्ट करके बॉडी तक पहुंचाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पेशेंट बर्न हो सकता है, जल सकता है। अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग नाम लगते हैं न्यूज़पेपर की वजह से। कार्डियक अरेस्ट क्या है, लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर इरेगुलर हार्ट रेट होता है। नीचे देखिए, कार्डियक अरेस्ट हैपन व्हेन योर हार्ट स्टॉप फ्रॉम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, आपका हार्ट काम करना बंद कर दिया है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से, ये कंडीशन कार्डियक अरेस्ट कहलाती है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको शुरुआत थोड़ा सा पहले, कब? पेशेंट की जो हार्ट रेट, जैसे आपको मैंने हार्ट साउंड के बारे में भी बताया था, एक रिदम में हार्ट साउंड जनरेट होता है, लव डब
लव डव। लेकिन कभी कभी या अगर कंडक्शन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है, या जो हार्ट साउंड आपको सुनाई देगा उसकी रिदम अल्टर हो जाएगी। ये कंडीशन जो है वो अरिदमिया कहलाती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको अरिदमिया बोलते हैं, रिदम अल्टर होना। रिदम मतलब लय। जैसे कि म्यूज़िक की कोई एक लय होती है ना, कोई भी पर्टिकुलर म्यूज़िक की एक रिदम होती है, एक लय होती है, तो वैसे ही हार्ट की भी रिदम होती है। एक सरी का साउंड आएगा आपको, लव डब लव डब लव डब। लेकिन जब ये अल्टर होता है, कंडीशन कहलाती है अरिदमिया, तो कार्डियक अरेस्ट के पहले पेशेंट को अरिदमिया होता है। तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे पेशेंट की पल्स लेके या हार्ट साउंड सुन के सम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को अरिदमिया हो रहा है, हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो इसको। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, हार्ट काम करना एकदम से बंद कर देता है, ये कंडीशन कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक क्या हो रहा है? ब्लॉकेज है आर्टरी में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। कार्डियक अरेस्ट में सडन डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक में पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइना, चेस्ट पेन होता है, जो मायोकार्डियम है वहाँ के टिश्यू की डेथ हो जाती है। तो अगर हम सोचें कि हार्ट एक बिल्डिंग है, एक घर है, मकान है, तो कार्डियक अरेस्ट जो कंडीशन है वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। कार्डियक अरेस्ट इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब तो हार्ट बीट करेगा। इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कई बार ये लाइट लुक होती है, यानी कि सही से लाइट नहीं आ रही है, तो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। तो इरेगुलर हार्ट बीट, जैसे यहाँ पे लाइट लुक होगी, वैसे ही हार्ट बीट जो है वो अल्टर होगी, उसका रिदम अल्टर होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगी। तो आप समझें कि ये कंडक्शन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वहीं राइट साइड में अगर आप देखें कि हार्ट अटैक जो है वो प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। कभी कभी आपके नल में पानी जो है वो फोर्स के साथ नहीं आता है। आप कभी टंकी की सफाई कर रहे हैं, आपने बंद कर दिया, उसमें एयर चली गई, अब पाइप लाइन में बीच में कहीं एयर है, आपने ऊपर से ऑन कर दिया, लेकिन नल में पानी फोर्स के साथ नहीं आता है, क्यों? बीच में एयर एक्यूमुलेट हो गई है, फंस गई है, तो फ्लो अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो वो एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। आर्टरी में ब्लॉकेज है, ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पा रही, तो ये प्लम्बिंग प्रॉब्लम हो गई। और वहीं अगर आप देखेंगे कार्डियक अरेस्ट, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। दोनों प्रॉब्लम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये एकदम अलग अलग हैं, एक नहीं है, मतलब मिलती जुलती भी नहीं है, दोनों एकदम 100% अलग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अगर हम हार्ट के बिल्डिंग के एग्जांपल से हमने लिया, वैसे अगर आप देखेंगे तो कार्डियक अरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जो है वो सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे कि स्विमिंग, ड्राइविंग, कुकिंग एसेंशियल स्किल है, उनमें एक सीपीआर भी होना चाहिए। ये होता नहीं है, पता नहीं क्यों, पर सीपीआर भी एक एसेंशियल स्किल होना चाहिए, जो कि बच्चों को स्कूल में ही सिखा देना चाहिए। सीपीआर जिसको हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर दैट कैन हेल्प सेव अ पर्सन लाइफ इफ देयर ब्रीदिंग और हार्ट स्टॉप्स। पेशेंट को जैसे ही कार्डियक अरेस्ट होता है, जैसा अभी हार्ट अटैक अगर होगा तो उसका हार्ट बंद नहीं हो जाएगा, पेशेंट बेहोश नहीं हो जाएगा, पेन होगा बहुत ज़्यादा उसको, है ना। लेकिन अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो पेशेंट का हार्ट एकदम स्टॉप हो जाएगा, पेशेंट सांस लेना बंद कर देगा, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। ये कंडीशन कार्डियक अरेस्ट की होती है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर इज एन इमरजेंसी प्रोसेस दैट कैन हेल्प सेव अ पर्सन लाइफ इफ देयर ब्रीदिंग और हार्ट स्टॉप। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं सीपीआर के थ्रू। सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब आपने देखा भी हार्ट का काम, हार्ट ब्लड आता है पूरी बॉडी से, वहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स से हार्ट में आता है और पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, तो कार्डियो पल्मोनरी, पल्मोनरी जो टर्म है वो यूज़ हो रही है लंग्स के लिए, कार्डियो हार्ट के लिए, पल्मोनरी लंग्स के लिए। तो हार्ट और लंग्स का रिससिटेशन, रिससिटेशन मतलब होता है पुनर्जीवित करना, फिर से जिंदा कर देना। तो हार्ट लंग्स को फिर से जिंदा करना या उनका काम करना, ये सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहलाता है।
व्हेन अ पर्सन हार्ट स्टॉप बीटिंग दे आर इन कार्डियक अरेस्ट। हार्ट ने बीटिंग करना बंद कर दिया है, हार्ट बीट होना बंद हो गया है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट द हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड लंग्स। तो जैसे ही पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, तो पूरी बॉडी को ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, या पूरी बॉडी क्या ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा, ना ब्रेन में ना लंग्स में। तो अब सीपीआर में हमको वही काम करना है जो हमारे हार्ट और लंग्स करते हैं। लंग्स, हार्ट का काम क्या है पंप करना, लंग्स का काम क्या है प्यूरिफिकेशन। तो हम पहले जनरल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद अपन ये स्टेप्स जो है उसको समझेंगे। हम क्या करते हैं सीपीआर में पेशेंट को मुंह से सांस देते हैं, वो एयर कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, ठीक है। हम पेशेंट को कंप्रेस करते हैं चेस्ट पे, तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा हार्ट है वो कंप्रेस होगा। हार्ट तो एक हॉल ऑर्गन है, समझ लो, एक अंदर से खोखला है, तो हम दबाएंगे उसको ऊपर से तो पिचकेगा तो ब्लड फ्लो होगा, फिर ऊपर करेंगे, फिर छोड़ेंगे तो फिर उसमें ब्लड भरेगा, फिर दबाएंगे फिर पिचकेगा। तो ये हार्ट का काम, जो इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही थी वहाँ पर, कंडक्शन सिस्टम जो काम कर रहा था, वो काम अपन अब मैनुअली कर रहे हैं, समझ लो। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला तो क्या है, जब भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में हो, आपको तुरंत हेल्प के लिए कॉल करना है। जैसे इसमें 911 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये यूएस का है। आप जिस भी जगह पे हैं वहाँ पे जो भी एम्बुलेंस का नंबर हो, इमरजेंसी सर्विस का नंबर हो, उसको कॉल करके पहले तो बुला लेना है। दूसरा आपको क्या करना है, पेशेंट को दूसरे स्टेप पे देखिए, फ्लैट सरफेस पे लिटाना है, उसका चिन जो है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि उसका एयरवे जो ट्रेकिया है या जिसको श्वास नली बोलते हैं वो एकदम खुल जाए। फिर हम चेक करेंगे कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हम पेशेंट को उसकी नोज़ के आगे उंगली लगा के देखते हैं, अपने कान से उसके नाक के पास सुनते हैं कि सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ले रहा है नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है तुरंत सीपीआर स्टार्ट करिए। सीपीआर स्टार्ट करना है आपको, चेस्ट कंप्रेशन देना है 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, फिर 2 ब्रीथ देंगे, 2 बार उसके मुंह में एयर ब्लो करेंगे, फिर चेस्ट कंप्रेशन, फिर एयर ब्लो करना है। ये करते रहना जब तक इमरजेंसी सर्विस वहाँ पे नहीं आ जा रही है। वो आएंगी तो फिर वो पेशेंट को हो सकता है डिफिब्रिलेटर दें, जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर है उनको यूज़ करें। ये प्रोसीजर सीपीआर या इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये एक एसेंशियल प्रोसीजर है जिसके बारे में हर किसी को आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी एक बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने बोला भी है कि एक सीपीआर पे क्लास अलग से अरेंज करिए, तो मैं जो मेरी लैब है वहाँ पर आपको सीपीआर करके क्लास अपलोड करूँगा बच्चों के लिए। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप भी देखिएगा। थैंक यू। जल्दी बोल दिया मैंने, अभी बोलना था। थैंक यू।